राजनीतिक ज्ञान की आज कक्षा में हम 1935 के अधिनियम को देखेंगे। 1935 का भारत शासन अधिनियम एक महत्वपूर्ण रूप से देखा था कि पूर्ण उत्तरदायी सरकार की थी, जो संकल्पबद्ध थी ब्रिटिश सरकार, उसके लिए महत्वपूर्ण है 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा एक विस्तृत दस्तावेज के रूप में था, जिसमें से 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां पूछा गया था। इसी परीक्षा में भारत शासन अधिनियम 1935 जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसकी हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहली विशेषता ये थी कि इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। और इसमें क्या था, अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना की गई, इसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रांत थे या राज्य थे, राज्यों और रियासतों को, रियासतें थी जहां राजा का शासन था। एक भारतीय संघ की स्थापना की गई, इसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह, एक यूनिट की तरह मान लिया गया। यह मान लिया गया कि इस संघ में जो राज्य और रियासत है वो इसके इकाई है, एक यूनिट। फिर अगली चीज क्या थी, केंद्र, मतलब जो संघ बना उसके और इकाइयों के बीच केंद्र और इकाइयों के बीच 3 तरह की सूची, तीन सूचियों का निर्माण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भारत के आधुनिक संविधान में भी है। 3 सूचियों का निर्माण किया गया, 3 सूचियां बनाई गई। इसमें से संसूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी संवर्ती सूची। संघ सूची, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं वो संघ सूची के अंतर्गत रखे गए। राष्ट्रीय महत्व के, जो पूरे राष्ट्र के लिए आवश्यक है, ऐसे विषय संघ सूची में रखे गए। और उस समय इस संघ सूची के जो विषयों की संख्या थी वो 59 थी। और इस पर संघ सूची पर जो विधान बनाने का अधिकार था वो संघ को था, केंद्र को था। अर्थात संघ सूची जो राष्ट्रीय
महत्व के विषय है उस पर कानून बनाने का विधायी अधिकार जो था वो भारतीय संघ के पास था, केंद्र के पास था। राज्य सूची इकाइयों के लिए बनी थी और राज्य सूची में वे विषय सम्मिलित होते हैं जो स्थानीय महत्व के होते हैं। किस राज्य में किस प्रकार से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए वो राज्य सूची के विषय होते हैं और स्थानीय महत्व के जो विषय होते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। उस समय राज्य सूची में 54 विषय रखे गए थे, 54 सब्जेक्ट थे। संवर्ती सूची जो राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों महत्व के होते हैं, ऐसे विषयों को संवर्ती सूची अर्थात इस पर दोनों ही राज्य और संघ दोनों ही कानून बनाकर इसे लागू कर सकते हैं। लेकिन यदि दोनों कानूनों में किसी बात का मतभेद हो तो फिर संघ का ही कानून प्रभावी माना जाएगा। इस प्रकार से 3 सूचियों का गठन किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में उस समय 36 सब्जेक्ट सम्मिलित किए गए थे। इसके अतिरिक्त इन सूचियों में जो नहीं लिखा है, जो विषय नहीं लिखे गए, मान लीजिए कोई विषय ऐसा है जो छूट गया और बाद में ऐसा लगा कि इस विषय पर कानून बनाना चाहिए, अब उस पर कौन बनाएगा? तो ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा गया। और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवशिष्ट शक्तियां जो है वो वायसराय की अवशिष्ट शक्तियां जो है वो वायसराय के अधीन हो गई। अर्थात ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय जिस पर अभी तक कानून नहीं बनाया गया है या इन विषयों में सम्मिलित नहीं है, अचानक से कोई ऐसा ध्यान आया कि इस पर भी कानून बनाया जाना चाहिए लेकिन उसमें अंकित नहीं है, लिखा नहीं है, तो फिर ऐसी शक्तियों के बारे में वायसराय अपने मंत्रियों की सहायता से ही कानून बना सकता था। इस प्रकार की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन इस प्रकार की जो बंटवारा किया गया, इससे रियासतें नाखुश थी और रियासतों के इनकार करने के कारण यह संघीय व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। सबसे पहले इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संघ का निर्माण किया गया, स्थापना की गई, जिसमें भारत राज्य में भारत क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य है और रियासतों को एक यूनिट की तरह माना गया। केंद्र व इकाइयों के बीच, यूनिटों के बीच 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई कि कौन इस विषय पर अपने विधायी अधिकार का प्रयोग कर सकता है, कानून बना सकता है। संघ सूची के विषय पर संघ अर्थात केंद्र, राज्य सूची के विषय पर राज्य या रियासत तथा संवर्ती सूची के विषयों पर दोनों ही को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन रियासतों के इनकार करने के कारण, रियासतों के नाखुश होने के कारण इस प्रकार की व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सका। अगली चीज मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय प्रांत थे वहां द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। अर्थात क्या हो गया, गवर्नर को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रांतों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था।
तो इसका उत्तर है सन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कैसे? प्रांतों में द्वैध शासन आप देखे थे कि दो प्रकार के विषय बनाए गए थे, उसमें से एक हस्तांतरित विषय था और एक आरक्षित विषय था, जिस पर गवर्नर जनरल जो गवर्नर था वो क्या कर सकता था? हस्तांतरित विषय पर वह मंत्रियों की सलाह से तो काम करता था, अर्थात मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती थी, लेकिन आरक्षित विषयों पर जो मंत्रियों के समूह से मंत्रियों के परिषद से जो भी निर्णय लेता था उसके लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होती थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, अर्थात क्या किया गया? इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को मंत्रि परिषद की सहायता से ही, जो मंत्रियों की सलाह से ही कार्य करना, मंत्रियों की सलाह पर गवर्नर को कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया। यह व्यवस्था भी सन 1937 से तो लागू हो गई, लेकिन ज्यादा दिन चली नहीं और 1939 में यह व्यवस्था भी खत्म हो गई। यह व्यवस्था भी आगे नहीं चल सकी, 1939 में इसे बंद कर देना पड़ा और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन केंद्र में भी द्वैध शासन की व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह केंद्र में लागू नहीं हो सकी। जो भारतीय संघ के एक अखिल भारतीय संघ के इकाई के रूप में थे, उनमें से 11 राज्य थे और 11 राज्यों में से 6 राज्यों में, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनी, यहाँ द्वैध सदन होंगे, जैसे केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा। इसी प्रकार से राज्यों, जो 11 राज्य उस समय विभाजित थे, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई। ये 11 में 6 राज्य कौन से थे? वही 3 प्रेसिडेंसियां यहाँ थी, मुंबई, मद्रास, बंगाल, मुंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था वहां
और अवध, असम, इन 11 में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया, अर्थात राज्यों में जो द्विसदन होंगे, जहां वहां राज्यों के जो, जैसे केंद्र में हम विधायिका को संसद के नाम से जानते हैं, वैसे राज्यों में विधायिका को हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। विधानमंडल जिसे संसद में, मोस्ट इम्पोर्टेंट थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, जैसे केंद्र में संसद होता है, संसद के 2 सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से विधानमंडल में मोस्ट इम्पोर्टेंट विधानमंडल, विधान परिषद, ये सब टर्म आपको याद रखने होंगे। विधानमंडल में कम से कम एक सदन, जो अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य में होगा, वो विधानसभा कहलाता है। और एक दूसरा सदन होगा तो वो विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो जैसे आप देखिए, ये तो केंद्र की व्यवस्था है। केंद्र की व्यवस्था क्या है? ये राज्य की व्यवस्था का नाम है विधानमंडल, जिसमें से एक सदन का नाम विधानसभा और एक सदन का नाम विधान परिषद होगा। विधानसभा प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में अनिवार्य रूप से होगी, लेकिन विधान परिषद कुछ में ही, जैसे इसमें 11 से 6, जैसे मध्य प्रदेश का विधानमंडल है, उसमें केवल एक सदन है विधानसभा। विधान परिषद का कोई प्रावधान वर्तमान में मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन मध्य भारत के कई राज्यों में से अभी भी 2 सदनीय राज्यों में व्यवस्था लागू है, अर्थात वहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जैसे आप ध्यान करें, कर्नाटक में द्विसदनीय व्यवस्था लागू है, बिहार में वहां भी द्विसदनीय व्यवस्था लागू है। इस प्रकार से कई ऐसे राज्य हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। 5-6 राज्य हैं ऐसे जहां द्विसदनीय व्यवस्था लागू है। इसके अंतर्गत ही देश के अंदर ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि देश के साख और मुद्रा नियंत्रण के लिए देश के साख और मुद्रा नियंत्रण के लिए एक रिजर्व बैंक का गठन किया गया। रिजर्व बैंक का गठन मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई किस नियम के अंतर्गत? 1935 के नियम के अंतर्गत।
देश की सार्वभौम मुद्रा के नियंत्रण के लिए एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। एक संघ लोक सेवा बना, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और राज्य लोक सेवा का भी गठन किया गया। साथ ही संयुक्त लोक सेवा का गठन भी किया गया। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात जो यूनियन से संबंधित, जैसे यूपीएससी है जो आपका संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य से संबंधित भर्तियां करता है, जैसे स्टेट का जो पीएससी कहलाता है, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे एमबीबीएस, सीजीपीएस, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड पीएससी, इस प्रकार से जो है वो राज्य लोक सेवा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात राज्य से संबंधित भर्तियां राज्य लोक सेवा करेगा। लेकिन ऐसी भी व्यवस्था की गई कि एक ही राज्य दो या दो से अधिक, कम से कम दो के लिए और दो से अधिक भी राज्यों के लिए भर्तियां कर सकता है। ऐसे लोक सेवा आयोग को संयुक्त लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। इस प्रकार के गठन की व्यवस्था भी सन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, 1937 में 1937 में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। जो इस संघीय न्यायालय का ढांचा वर्तमान न्यायालय के रूप में ही था। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन भारत का संविधान संघीय व्यवस्था के लागू होने के बाद भी एकात्मक है कैसे? तो उसका उत्तर यहीं से प्राप्त होता है कि भारत का जो संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है वो तो सही है, संघात्मक रूप में है, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का है वो बंटवारा है, लेकिन जो न्यायालयीय व्यवस्था है वो हायरार्की करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस प्रकार से व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के मानने के लिए उसके अधीनस्थ जितने भी सारे कोर्ट होंगे, इस प्रकार से। अर्थात इसमें सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सॉवरेन है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसको यहाँ पे मानने के लिए बात होंगे। लेकिन संघ की जो व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था है वो अपने अपने क्षेत्र में काम करेगी। संसद अपने क्षेत्र में काम करेगी और विधानमंडल अपने क्षेत्र में काम करेगा। ये ऐसा नहीं कह सकता है कि स्थानीय जो विषय है उस पर हमारे कानून लागू होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो राष्ट्रपति विषय होंगे उस पर विधानमंडल अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होगा। तो इस प्रकार से 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अभी भी देखिए आप कि 1935 के संविधान में भी जो था वो पृथक निर्वाचन की, जो सांप्रदायिक रूप से निर्वाचन की व्यवस्था थी उसका और भी विस्तार कर दिया गया। इसमें
पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के अंतर्गत दलित जातियों को, महिलाओं को और मजदूरों को भी शामिल कर दिया गया। इनके अलग से निर्वाचन के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की व्यवस्था में विस्तार किया गया। जहां पहले से सांप्रदायिक व्यवस्था तो लागू ही थी, विभिन्न प्रकार के भारतीय ईसाइयों के, मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, दलितों के लिए, लेकिन इसमें दलित और भी महिलाओं के और मजदूरों के लिए अलग से व्यवस्था कर दिया है सांप्रदायिक निर्वाचन की, कि दलित को दलित ही वोट करें, महिलाओं को जहां महिला सीट होगी उसे केवल महिलाएं वोट करेंगी और मजदूरों केवल मजदूर ही वोट कर सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था लागू कर दी गई 1935 के संविधान के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसी अधिनियम के द्वारा जो 1858 में लंदन में एक भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। ध्यान आ रहा हो आपको, 15 सदस्यीय जो परिषद का गठन किया गया था, जिसमें बाद में संख्या में वृद्धि हुई, 60 सदस्यीय हो गए। उस परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए परिषद बनी थी, उसको समाप्त कर दिया गया। द्वारा स्थापित परिषद को समाप्त कर दिया गया। और आपने देखा था पूर्व के कानून में कि जो भारत सचिव का कार्य था वो उच्चायुक्त को सौंप दिया गया। अब भारत सचिव को एक अलग से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। जो ये भारत जो 1858 के द्वारा परिषद का गठन हुआ था, जब वो डिसॉल्व हो गई, उसे खत्म कर दिया गया, तो एक मंत्रियों का जो है सहकारी मंत्रियों का समूह, सलाहकार मंत्रियों का समूह इसे प्राप्त हो गया। भारत सचिव को प्राप्त हो गया। भारत सचिव का पद नहीं समाप्त किया गया था, केवल भारत सचिव के जो कार्य थे उसको दे दिया गया था उच्चायुक्त को। जो लंदन में उच्चायुक्त का एक ऑफिस होगा, वहां उच्चायुक्त बैठेगा, उसको कार्य सौंप दिए गए। इसके अलावा इसमें मताधिकार का और भी विस्तार किया गया। लगभग मताधिकार के विस्तार के द्वारा लगभग भारत की 10% जनसंख्या मताधिकार का प्रयोग कर सकती थी। जनसंख्या मताधिकार का प्रयोग ऐसे कुछ छूट दिए गए जिससे कम से कम संपूर्ण भारत देश में 10% जनसंख्या को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह वोट कर सकती है। इसमें भी कई प्रकार के नियम लागू होते हैं, शिक्षा से संबंधित, कर से संबंधित, संपत्ति से संबंधित और भी तरह तरह की बातें उसमें
थोड़ा बहुत ढील दी गई। इस प्रकार से 10% जनसंख्या को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मत का अधिकार मिल गया, अर्थात वो मत का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से 1935 के शासन के अध्ययन में इस प्रकार से आपने विशेषताएं देखी। हम आगे पढ़ेंगे 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे।